जो योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन क्या होगा और बेहतर ढंग से होगा और सेवाएं आम जनता की क्या हो जाएगी और बेहतर ढंग से तो विकास की गति क्या होगी बढ़ेगी। जब सेवाएं अच्छी तरह से प्रोवाइड कराई जाएंगी तो क्या होगा विकास की गति बढ़ेगी और हर क्षेत्र में बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में, इन सारे सेक्टरों, ये तो आपके सामाजिक फैक्टर हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे जैव प्रौद्योगिकी है आपका, सूचना एवं संचार है, अन्य तकनीक। राजनीतिक जब आप होगा राजनीतिक प्रभाव में या राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान हो सकता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, किस प्रकार से हमें राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए। उसके बाद हम खाद्य सब्सिडी के रूप में देख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा के रूप में देख सकते हैं, लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक भागीदारी प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट आपके किसमें आ जाएंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपका सामाजिक क्षेत्र हो जाएगा, तो सामाजिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी, इकोनॉमिक किया गया होगा, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया गया होगा, तो उसके कुछ इवेंट होते हैं, कुछ टूल होते हैं, ये टूल जिसे कहते हो, उसमें क्या क्या फैक्टर होता है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक संरचना हो गई, ग्रामीण हो गया, ये सारे सेक्टर आपके किससे हो गए, सामाजिक क्षेत्र। बताया क्या होगा, मूलभूत आपकी बेसिक नीड में बुनियादी, उसमें भी आपको क्या खाद्य सुरक्षा आती है, पेयजल आता है, आवास आता है, बिजली, ये सारी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे फैक्टर क्या होता है आपके उसमें मानव विकास में। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को समझिए तो एक बृहद परिदृश्य में देखने का प्रयास करें। जब बृहद परिदृश्य में आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपके पास कंटेंट क्या होगा, कंटेंट आपके पास क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा। और जब कंटेंट आपके पास बहुत अधिक मात्रा में होगा तो आंसर को लिखने में क्या होगा, बहुत आसान, और आप अन्य की तुलना में अपने आंसर को क्या करोगे और अच्छी तरह से मॉडिफाई करके बहुत बेहतर रूप में आप उसे प्रस्तुत कर पाओगे। समझ में आ रही है? तो हमें हमेशा हमने बताया कि हमेशा आप कोई भी एग्जाम्पल दें तो अपने दैनिक जीवन, जो हमारे जीवन से संबंधित रिलेट कर रहा, उसको देने का प्रयास करेंगे, उसको देने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा कि आपके जो समझने का और जो एग्जामिनर की देखने की जो दृष्टि है उसको और बेहतर रूप में उसको देखेगा और उससे ज्यादा प्रभावित, और जो प्रभावित होगा तो आपको मार्क्स क्या होगा। आप देखिए किताबी आंसर को लिखिए और एक आप खुद लिखिए, ठीक है, शुरुआत में आप आंसर नहीं अच्छा लिख पाओ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, सबको होती है, आपको भी होगी। 10, 20, 30, 40, 50 आंसर जब लिखोगे तो धीरे धीरे आपकी लेखन की जो राइटिंग की जो स्किल है वो डेवलप होगी। लेकिन इसके लिए क्या कि इसके लिए आपकी जानकारी का लेवल एक अच्छा होना चाहिए, विषय की समझ होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी दिशा वो पूछ क्या रहा है, सेंट्रल आइडिया उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, थीम क्या है। जब तक उन चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर सटीक ढंग से हम सही ढंग से, इसलिए मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, रिव्यू भी करता हूँ, बताता हूँ, लिखने का आइडिया भी बताता हूँ। कभी भी क्वेश्चन को पैसेज में मत लिखिए, कोई विषय कोई भी टॉपिक हो, खासकर ये ठीक है कि इस रूप में आपको आंसर लिखने में थोड़ी कठिनाई होगी। कठिनाई किस सेंस में होगी कि पैसेज में थोड़ा इधर गाड़ी ट्रेन पटरी से उतरेगी, पटरी में चढ़ जाएगी, लेकिन इसमें जब आप जो है लाइन टू लाइन जब आप डालोगे, जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आपको तथ्यों को याद रखना चाहिए, चाहे आप समझ करके याद रखें और चाहे याद करके करें। तो इतने सारे सिलेबस को तो आप याद कर नहीं पाओगे, इतने सारे सिलेबस को याद कर नहीं पाओगे। इसको आप क्या कर सकते हो कि अब समझने का प्रयास करके और डायग्राम देखिए, इसलिए मैं एक एक छोड़ करके लिखा हुआ देता हूँ, पॉइंट बना तोड़ता क्यों, इसीलिए उसको पॉइंट लगा देता हूँ कि आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो आप उस पर भी दिखा बना करके उसको लिख कीजिए, और उस प्रकार से क्वेश्चन अगर पुट करता है तो आप उसको फीचर के रूप में भी दिखा दीजिए। किसी भी एंगल में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उस एंगल के अनुसार उसको फॉर्मेट में आप कर,
ठीक है, तो चलिए डालिए आपका जो है एनजीओ। ये मैंने सामान्य संक्षिप्त रूप में आपको बताया कि क्या क्या, बाकी कभी डील करेंगे बताएंगे, लेकिन एक संक्षिप्त की जिससे विषय के प्रति रुचि जगे, और जब रुचि इंटरेस्ट आपका जगेगा तो आप उसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैर सरकारी संगठन। तो गैर सरकारी संगठन नॉन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले आप ये देखिए गैर सरकारी संगठन की परिभाषा आपसे जब कही है ये गैर सरकारी संगठन का तात्पर्य क्या होता है, तो लिखिए गैर सरकारी संगठन। जब गैर सरकारी संगठन है तो इसका मतलब ये निजी संगठन होगा। जब गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, निजी संगठन होगा। अभी हम उद्देश्य में बताएंगे कि ये किस लिए बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो सीधी सी बात है कि आम जन की सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते होंगे बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, और वो कहाँ से अनुदान ले रहे हैं, राज्य सरकार से ले रहे हैं, केंद्र सरकार से ले रहे हैं, स्थानीय संस्थाओं से ले रहे हैं, आम जन से सहयोग ले रहे हैं, है ना। तो इन्हीं सारे माध्यमों से लेकर के वो क्या कर रहे हैं, अपने वित्त के संसाधन जो हो रहा है आय उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उनके पास धन नहीं होगा तो किसी भी योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कार्यान्वयन नहीं हो सकता। तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। और एक संगठन जब तक नहीं होगा तब तक अकेले किसी भी प्रकार का आप कार्य या कोई भी योजना नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए संगठन बनाना भी जरूरी है। तो लिखिए क्या, इसी बीच में हम बताते भी रहेंगे। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार इन्वर्टेड कामा में करिएगा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में, ऐसे सभी संगठन, ऐसे सभी संगठन एवं संस्थाएं, ऐसे सभी संगठन एवं संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक, पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों, स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन, एवं वित्त का संचालन स्वयं करती हैं। अब आपको यहाँ जो आपने लिखा है कि विश्व बैंक जो डिनोट कर रहा बता रहा है विश्व बैंक के अनुसार कि क्या होना चाहिए, ये स्वतंत्र संस्थाएं होंगी, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे, इनके अपने कार्यक्रम होंगे, अपने निश्चित उद्देश्य, और ये अपने क्या होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे, वित्त भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से क्या हो गई, निजी संगठन और स्वतंत्र संगठन। लेकिन ये नहीं कि राज्य की सरकार या केंद्र सरकार की जो नियमावली है उसके खिलाफ जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई कार्रवाई करेंगे या किसी योजना का क्रियान्वयन करेंगे। हाँ, ये चीज जरूर है कि जैसे मान लीजिए कोई करप्शन है, भ्रष्टाचार है, या ऐसी किसी भी व्यवस्था में जहाँ खामियां है और उसका पूर्ण रूप से लाभ आम जन को नहीं मिल पा रहा, तो उस योजना को, उसकी कमियों को क्या करेंगे, उजागर करेंगे, आम जन के सामने, प्रशासन के सामने उस समस्याओं को उठाएंगे।
जिससे क्या होगा कि ये सारी कमियां दूर की जाएंगी। अगर दूर की जाएंगी तो योजना क्या होगा, सफल कार्यान्वयन हो सकेगा। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उस योजना का क्या फल मिलना चाहिए, सफल होना चाहिए और आम जन तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लिखिए आगे, नीचे से लिखेगा, लाइन छोड़ करके नीचे लिखेगा, जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना ना होकर, जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना ना होकर सामुदायिक परोपकार होता है, सामुदायिक परोपकार होता है, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। नीचे लिखेगा, छोड़ देंगे, इसके अंतर्गत वे सभी परोपकारी, इसके अंतर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थाएं भी आती हैं, एवं धार्मिक संस्थाएं भी आती हैं, जो निजी पूंजी द्वारा विकास के लिए, निजी पूंजी द्वारा विकास के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर गैर सरकारी संगठन है तो इसमें जो सेवा करने वाले होंगे वो क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। भाई कुछ लोग वेतन पे भी काम करेंगे, कुछ लोग आप देखते होंगे कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग वेतन पे काम करेंगे, उसमें जो संगठन में जुड़े हैं कुछ लोग व्यक्ति भी होंगे, दोनों टाइप के लोग, है ना। जैसे ये होता है कि मान लीजिए श्रमदान कर रहे हैं तो उसमें श्रमदान में क्या हो रहा है, आपको उसके एवज में कुछ दिया नहीं जा रहा है, पारिश्रमिक आपको नहीं दिया जा रहा है। आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, श्रम का दान कर रहे हैं, या आप स्वेच्छा से अनुदान किसी को दे रहे हैं, या स्वेच्छा से किसी चीज को, तो इस रूप में आप उसके देने के बदले किसी लाभ की आशा नहीं करते या प्रदान की आशा नहीं करते कि मुझे इसके एवज में कुछ मिलना चाहिए। तो उसी के नीचे 2 लाइन में लिख लीजिए, समझने के लिए केवल लिखा रहा हूं, नहीं तो ऐसे तो काफी है बताना है, लेकिन लिख लीजिए नहीं भूल जाओगे, लिख लीजिए। गैर सरकारी संगठन का आशय, गैर सरकारी संगठन का आशय ऐसा संगठन होता है, ऐसा संगठन होता है जहां के वैतनिक या अवैतनिक, जहां के वैतनिक या अवैतनिक मतलब वेतन और वेतन का कार्यकर्ता बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं के सदस्यों से
से विनियमित, स्वयं के सदस्यों से विनियमित, नियंत्रित व परिचालित होते हैं। ये आपके कुछ जो है एनजीओ के संबंध में सामान्य चर्चा थी। अब हम लोग ये आप ये इतना जान गए कि एनजीओ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अभी हम उद्देश्य में लिखाएंगे भी, एक सामान्य रेफरेंस दिया गया है, उद्देश्य लिखाएंगे, विशेषताएं बताएंगे, तो आप लोग उद्देश्य क्या है उसी में डालिए उद्देश्य। लिखिए उद्देश्य में पॉइंट करके एक दो ऊपर लाइन नीचे करके ले लीजिएगा। लिखिए सामुदायिक समस्याओं, उद्देश्य में सामुदायिक समस्याओं एवं जरूरतमंद की आवश्यकताओं का आकलन एवं जरूरतमंद की आवश्यकताओं का आकलन, अब सामाजिक समस्या में क्या क्या हो सकती है? शिक्षा, स्वास्थ्य हो सकता है, स्वच्छ जल, ये सारी समस्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? सामाजिक क्षेत्र। तो इसकी क्या करना है और कौन सा व्यक्ति इसको किस चीज की आवश्यकता है? किसको शिक्षा की आवश्यकता है, किसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, किसको पानी की आवश्यकता है और किसको आवास की आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों के आधार पर क्या करेंगे? सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना होगा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करके उन सारी समस्याओं को क्या करेंगे? अपने स्तर पर निदान करने का प्रयास करेंगे और केवल अपने स्तर पर ही सरकार के माध्यम से भी सहयोग लेना चाहेंगे कि उसमें क्या मिले, अनुदान मिले। ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह भी दे सकते हैं कि सर ऐसा काम होना चाहिए या मान्य ऐसा काम होना चाहिए। अधिकारियों के माध्यम से बहुत सारी बजट, बहुत सारी चीजें आती रही और बहुत सारे एनजीओ क्या होते हैं कि भ्रष्टाचार भी करते हैं। पेपर में आए दिन आप लोग पढ़ते होंगे, मैगजीन में पढ़ते होंगे, तो समाचार में भी जो है आप लोग देखते होंगे और सुनते होंगे। तो बहुत सारी प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। अगला लिखिए दूसरा, स्थानीय संसाधनों को विकसित करना। स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, अगला लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, अगला पीड़ित लोगों में चेतना जगाना। पीड़ित लोगों में चेतना जगाना मतलब जागरूक करना, उन्हें अवेयर करना। स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना। स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना, स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना। हाँ, चिन्हित करना। पहला सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में
लोगों को जागरूक करना, सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये आपके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं कि इन सारी योजनाओं, इन सारे उद्देश्यों को लेकर के एनजीओ कार्य करता है ना। अब आइए विशेषता। सर अगर सर एनजीओ बनाना हो तो अर्हता क्या होगी उसके लिए, मतलब क्या मानक? देखिए, जो एनजीओ जब आप जाओगे साइट पे तो उसके लिए वो जो चीज़ों जो योजनाएं जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं स्थानीय लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो जिस प्रकार की आप बनाना चाहते हो उस आधार पे आपसे जो है जब डालोगे, ऑनलाइन भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, ऑफलाइन भी होता है। तो जिस रूप में आप डालोगे, जैसे फॉर्म फिलअप करते हो उसमें आपसे वो सारी चीज मांगता जाएगा, आप फिलअप कर दीजिए। जैसे कोई कंपनी आपको बनाना तो उसका भी क्या होता है, लाइसेंस आप लेते हो जी सर, है ना। तो उसमें जो सारी चीजें मांगता है वो आपको क्या करना होता है, पुष्टि करनी, पूरा करना और समाज करना पड़ता है। तो उसी प्रकार की जब गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन है तो आपको क्या, आप व्यक्तिगत रूप से बना रहे हो ना, 10 लोगों को मिलकर के बना रहे हो। और संगठन का मतलब ही कि कुछ लोग उसमें मिले होंगे, भाई अकेले तो आप काम कर नहीं रहे हो। जहाँ संगठन शब्द आ रहा है इसका मतलब कई लोग, आपने देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह भी क्या है, अकेले तो है नहीं, उसमें भी लोग मिल करके काम किए। सामुदायिक, तो सामुदायिक मतलब सभी लोगों का। अभी सामुदायिक ने लिखा है सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई, आपके प्री में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप जब नाम लिए तो बता दे रहा हूँ कि आपके जो है प्री में एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की, उसको क्रमवार में भी पूछा गया और वैसे भी पूछा गया। दोनों रूप में क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। ये भी पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो एनजीओ पूछेगा, एनजीओ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण या दोष क्या है, या इसके सकारात्मक बिंदु क्या है या नकारात्मक, या इसकी कमियां क्या है। तो जो डीमेरिट है वही उसकी कमियां, जो डीमेरिट है वही उसकी क्या है, कमियां। और सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच पूछ रहा है तो जो उसके गुण है वही आपके उसके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो फीचर है पूछ रहा है जिसका तो विशेषता पूछ रहा है, आप विशेषता दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब कि एक समग्रता में अगर आप टॉपिक का अध्ययन करते हो तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, इससे संबंधित एक चीज और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश के विकास में एनजीओ की क्या भूमिका है, इसका परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन एक टाइप में बन सकता है, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास में एनजीओ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, या समालोचनात्मक परीक्षणों के लिए क्वेश्चन घूम रहा है, क्वेश्चन सब घूम रहा, मूल्यांकन भी घूम रहा। मूल्यांकन में भी आपको क्या करना है कि कुछ तत्वों को अलग करना होगा। समालोचना में क्या है कि सकारात्मक नकारात्मक भी दिखाना है, लेकिन जो आप निष्कर्ष दोगे क्या दोगे, पॉजिटिव। और जो क्रिटिसाइज की बात की जाएगी, इंग्लिश में आपको क्रिटिसिज्म दिया जाएगा, क्रिटिसाइज दिया जाएगा, क्या आलोचना थी। इसका मतलब क्या है, जैसे ये होता नहीं कि किसी की बुराई कर रहे हैं, आलोचना क्या होगा कि अच्छाई कम कहेंगे, बुराई ज्यादा दे देंगे। लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि इतनी ज्यादा बुराई कर दो या इतनी ज्यादा इतनी मेरी उसको दिखा दो कि वो आलोचना की एकदम बुराई होगा कि हाँ एकदम आलोचना, आपने उसको केवल जितनी कमियां थी ढूंढ के बैठे थे उसी को आपने दिखाना शुरू कर दिया, आपके पास अच्छे पॉइंट ही नहीं। तो ऐसा नहीं, एक बैलेंस, हाँ ठीक है 40-60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको घुमा फिरा सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका सब कुछ जानते हुए सारी चीज जानते हुए बेकार हो जाएगा। आप सब जान रहे हो लेकिन ये नहीं जान रहे हो हमें क्या टारगेट, कहाँ पे क्या रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखिए आगे। समाज कल्याण के उद्देश्य से, इसी में लिखिएगा विशेषता, समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए
समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनों, अब उसी को आप एनजीओ कहिए या गैर सरकारी संगठनों, है ना, गैर सरकारी संगठन। यस सर। साथ में आप एनजीओ भी लिख सकते हो, गैर सरकारी संगठन तो आपने लिखा ही है, ब्रैकेट में डाल नहीं सकते हो एनजीओ, है ना। संगठनों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इसको भी उसी प्रकार आप लिखिएगा, एक एक करके पॉइंट डालिएगा, नहीं पॉइंट बस केवल ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा, या जैसा भी आप सुविधा समझें, पॉइंट डालना चाहे पॉइंट भी डाल सकते हो। लिखिए स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण। अब बहुत लोग समझेंगे स्वैच्छिक क्या है ना, जानते हो स्वैच्छिक क्या है? स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से। जैसे क्या होता है कि कुछ शब्दों का क्या होता है कि चुनाव, जैसे कुछ शब्द होते हैं कि सुनने में भी अच्छे लगते हैं और कुछ शब्द होते हैं कि आप लिखोगे भी तो भी अच्छे लगेंगे, जबकि भाव मिलते जुलते होते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसे शब्दों का चुनाव करना है कि जिससे जो है वो भाव भी पूरा हो जाए और आंसर भी क्या हो, एक सार्वजनिक प्रभाव आंसर भी हो, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी नहीं आप लिख पाओगे, मैं जानता हूँ कि अभी वो स्थिति आपकी नहीं है कि आप जो है शब्दों का अच्छा चयन कर पाओगे, लेकिन नहीं, प्रयास करते करते हो जाएगा। आगे लिखिए स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण। स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण स्वेच्छा पर निर्भर करता है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय किसी व्यक्ति की अपनी प्रेरणा, किसी व्यक्ति की अपनी प्रेरणा उत्तरदायी होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहा कि आप कोई संगठन बना लीजिए, तो जब तक आप नहीं चाहोगे बनाना या आपकी इच्छा नहीं होगी तो किसी के कहने से तो आप बनाओगे नहीं। मान लीजिए कि आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए, इसलिए से किसी के माता पिता कहते नहीं आपकी IAS की तैयारी करनी, आपका मन नहीं लगता, आपका एक मन नहीं करता किसी भी संगठन की तैयारी करें, क्योंकि आप ये देखते हो कि टाइम टेकिंग है, सिलेबस पहुंच जाती है, और फिर ये देखते हो कि मैं उतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, गार्जियन क्या कहता है, नहीं आप। इससे क्या होता है कि सुनते होंगे आपके साथ के ही लोग हैं, कुछ बच्चे मुझसे कहते नहीं है, तो मैं कहता हूँ अपने गार्जियन को भी समझाइए, आप मुझसे मिलाइए कि आपके गार्जियन ऐसे दबाव बच्चों पे ना डाले, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी इच्छा है उसे करने दें। नहीं पता चलेगा कि आप दबाव डाल करके जो करना चाह रहा है वो भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उसकी भविष्य को आप अंधकार में आप खुद ही डाल सकते हैं। वो जो कर रहा है ठीक है, वही करने दो, कम से कम कुछ तो हासिल कर लेगा। नहीं, जो हासिल करने की क्षमता है उस क्षमता को भी आप क्या कर दे रहे हो, घटा दे, और बच्चा क्या हो जाएगा, डिमोराइज। तो कम से कम उससे अंदर ये उत्साह हो, ये जिज्ञासा हो कि हाँ हम ये कार्य करें। जब आप कोई काम मन से करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। जैसे आप देखिए, जब कोई मूवी या स्टोरी आप देखते हो तो आपको जो इंटरेस्ट जगह होता है, क्योंकि उसके तरफ आप क्या होते हैं, खिंच जाते हैं, और आपका उस स्टोरी के तरफ क्या हो जाता है, रात हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, तो आपका ध्यान क्या होता है, इधर उधर
और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप एक बार में देखने के बाद भी क्या होते हैं, याद करते हैं। क्यों? कारण ये है कि आप एकाग्रचित होकर के उसी की तरफ क्या हो, और जब क्लास में जब क्लास आप करते हो पढ़ते हो, जब मन नहीं लगता तो क्या होता है, तो चीजें समझ में नहीं आती। किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब आपकी इच्छा, आपका इंटरेस्ट नहीं चलेगा तो काम बेहतर नहीं। तो इसलिए गार्जियन को भी चाहिए, बच्चे को चाहिए, बच्चा को बताना चाहिए, लड़के को भी अपने गार्जियन से बताना चाहिए कि नहीं, मेरी क्षमता नहीं। तो जिससे क्या होगा कि आपका भविष्य भी अंधकार में जाने से बच जाएगा, और माता पिता के अरमान जो आज पाले हुए हैं, उनके अरमान में जो पानी पड़ने वाला है वो पानी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तनाव की स्थिति में ये कॉमन सी चीज है। आप लोग भी सुनते होंगे, आप लोग साथ में सुनते होंगे कि मेरे पिताजी ये कहते हैं, मेरी माता जी ये कहती हैं कि आप ये करो, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, वो मैं अपनी तरफ से, लेकिन नहीं, उसको आप क्या करिए कि अगर नहीं हो रहा है या आने वाली, मान लीजिए आपका भाई हो, आपके वाहन हो, या जो भी हो, तो उस पर दबाव बहुत डाला जाए कि नहीं आपको यह करना है, बात कर दिया जाए, उसकी इच्छा को, उसे इंटरेस्ट हो जाए, है ना। लिखिए अगला पॉइंट क्या क्या कह रहे हो? उत्तरदायी अपनी प्रेरणा मतलब स्वप्रेरणा, है ना। जैसे कहा जाता है इंस्पायर, जैसे आपको इंस्पायर जब होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके अगल बगल रह रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका कहीं सिलेक्शन हो गया, तो आपके मन में मान लीजिए आप भी उसको जानते हो, आपके बगल का पड़ोसी का है, तो आप क्या करते हो, उससे इंस्पायर हो कि नहीं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, भाई भगवान ने उसको भी वही दिया है, दो हाथ पे, दो हाथ, दो पैर दिया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो आप क्या होते हैं, इंस्पायर होते हो ना, मोटिवेट होते हो, और जब मोटिवेट हो तो कार्य करने की क्षमता आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब डिमोटिवेशन होता है क्या होता है, चीजें खत्म बढ़ जाती है, आपको अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं आता कि हाँ हम भी ये कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए नकारात्मक व्यूज जो होते हैं, नकारात्मक आइडियाज से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर कोई इस रूप में हो तो आप उससे उचित दूरी बना लीजिए। आप भले अकेले रहे, भले आपके मित्र दोस्त ना हो, लेकिन इस प्रकार के आइडिया से नहीं, आप अपनी मंजिल से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। देखिए आगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, इन संगठनों का निर्माण प्रायः जन कल्याण के लिए किया जाता है। अगला, इन संगठनों की पहल, अगला पॉइंट, इन संगठनों की पहल तथा प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला, इन्हें एक उपयुक्त अधिनियम ब्रैकेट में लिखिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम
1860 कामा लगा के उसी में आगे भी लिखेगा। भारतीय न्यास अधिनियम, न्यास आधा ना या पराग मात्रा और साथ। भारतीय न्यास आधा ना या पराग मात्रा और साथ। न्यास अधिनियम 1882 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, के अधीन पंजीकृत किया जाता है, के अधीन पंजीकृत किया जाता है। इन स्वैच्छिक संगठनों, अगला लिखिएगा, इन स्वैच्छिक संगठनों में संगठन की दृष्टि से एक साधारण सभा वह प्रबंध समिति होती है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं, व्यवसायियों, कमा लगा के लीजिएगा, पुरुषों, महिलाओं, व्यवसायियों, सरकारी व्यक्तियों इत्यादि के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इत्यादि के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला पॉइंट, इन संगठनों के कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य निश्चित होते हैं। इन संगठनों के कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य निश्चित होते हैं। कोई भी संगठन होगा, कोई भी कार्य होगा तो उद्देश्य तो होगा ही कोई। भाई जैसे आप ये पढ़ने यहाँ आए हो तो किस लिए उद्देश्य आए हो? पढ़ने के लिए। और क्या करना है? सिविल की तैयारी करनी है। उद्देश्य क्या है? कि सिविल की तैयारी करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उद्देश्य ही तो आए हो, गैर उद्देश्य तो आए नहीं हो। तो कोई भी काम होगा, कोई भी संगठन होगा तो उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे? निश्चित होंगे, तभी तो वो जो है कार्य कर पाएगा। और जब कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, कुछ यही नहीं होगा, तो आप कहाँ जाओगे? जैसे मान लीजिए आप घर से निकले इंस्टीट्यूट आने के लिए, वो आपको पता नहीं है इंस्टीट्यूट कहाँ, तो आप कहाँ चले जाओगे? क्योंकि उद्देश्य आपके क्या होने चाहिए? और कोई संगठन होगा तो उसका भी उद्देश्य क्या होगा? निश्चित होगा, तभी वो अपने जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसको फलीभूत कर पाएगा। आगे लिखिए, ये संगठन गैर लाभकारी प्रकृति के होते हैं। ये संगठन गैर लाभकारी प्रकृति के होते हैं। अगला, इन संगठनों का वित्तीय स्रोत सरकारी व निजी अनुदान होता है। इन संगठनों का वित्तीय स्रोत सरकारी व निजी अनुदान होता है। आगे लिखिए, गैर सरकारी संगठनों की अपनी, पॉइंट का ऐसे कंक्लूजन में डाल दीजिएगा, गैर सरकारी संगठनों की अपनी
अपनी गैर लाभकारी प्रकृति एवं अपने कल्याणकारी स्वरूप के कारण पिछड़े एवं वंचित वर्गों के सामाजिक आर्थिक कल्याण में प्रभावी भूमिका होती है। इसलिए इनको वर्तमान में अत्यधिक लोकप्रियता मिल रही है। ये आपका जो है विशेषता में था। सर ये जो भारतीय न्यास एक्ट है, ये सर न्यास मतलब क्या था? जैसे सर हम इकोनॉमी में पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज हुआ था, इसमें लिखा था सर आप पोल्ट्री में पढ़े जी सर, न्यास जो है पोल्ट्री में पढ़ा हुआ, पोल्ट्री पढ़ाई है ना, उसमें भी चर्चा की क्या होगा। तो सर क्या होता है सर? देखिए कुल मिला के ये होता है कि कोई भी संस्था या संगठन होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा? पंजीकरण होगा। जी सर, उसकी एक संहिता होगी, न्यास संहिता। जैसे गांधी जी का क्या था? ग्रामीणत्व न्यास संहिता गांधी जी का भी है। तो कहने का मतलब ये होता है, न्यास का मतलब ही न्याय से संबंधित है ना। तो इन सारे तत्वों पे जो है ध्यान दिया जाएगा कि जब होगा उसमें क्या, क्योंकि गैर सरकारी संगठन है, लोगों की भागीदारी है, तो इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आगे के आधार पे, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी। कोई संगठन बन रहा है तो एक आदमी पे नहीं बनेगा। अगर एक आदमी का होगा तो उस संगठन की पृथ्वी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी लोगों को भागीदारी दी जाए, और भागीदारी जब दी जाएगी तो सबके साथ क्या किया जाए? बराबरी को व्यवहार किया जाए। जिस प्रकार से हायरकी होगी उस हिसाब से क्या होगा? अगर आम कार्यकर्ता है तो ये नहीं कि आप कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है, तो दोनों के बीच क्या हो? एक को अधिक महत्व दिया जाए और दूसरे को कम महत्व दिया। तो न्याय के सिद्धांत का पालन होगा? न्यास का सिद्धांत होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर न्याय की परिधि पे भी आप देखोगे, संगठन तभी चल सकता है कि जब एक उसका आधार हो, उसकी एक नियमावली हो, और जब वो सारी चीजें नहीं होगी तो संगठन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आप कहोगे नहीं हम ये करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं मैं ये करेंगे, तो संगठन चल पाएगा? कभी नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक नियमावली होनी चाहिए, एक न्याय के सिद्धांत के आधार पे कि नहीं, सबको जिस प्रकार से जिसको पद दिया गया है उसके अनुसार अपने उत्तरदायित्व का आप निर्वहन करिए और सबको बराबरी के स्तर पर लेके। जैसे आपने सुना पढ़ा होगा स्वयं सहायता समूह के बारे में, तो उसमें क्या होगा कि 10 लोग 15 लोग 20 लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और जहां सामुदायिक की बात आ जाती है, अभी हमने सामुदायिक लिखा है, सामुदायिक का मतलब कि सभी लोग मिलकर के। आपकी सामुदायिक योजना 1952 में शुरू की गई थी, तो सामुदायिक योजना क्या है कि सभी लोग मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता है, लिखा होता है ना। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोगों के लिए सेवाएं क्या है? उपलब्ध कराई जाए। और जब गैर सरकारी संगठन की बात की गई तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या उद्देश्य होगा? सामाजिक क्षेत्र से होगा, आर्थिक क्षेत्र से होगा, राजनीतिक क्षेत्र से होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र होगा। मतलब बहुत सारे आयामों को लेकर के होगा, ये नहीं केवल एक आयाम को लेकर के होगा। बात समझ आ रही? समग्रता में देखने का प्रयास करिए, एक बिंदु पर मत देखिए।
समग्रता में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तभी बेहतर ढंग से किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे। और अगर केवल एक बिंदु पे देखने का प्रयास करेंगे तो आंसर में भी उसी एक बिंदु पे आप जाते नहीं, है ना। तो इसको ध्यान रखना है, इससे हमें बचना है कि हमें एक बैलेंस फार्म में लेके चलना है, क्योंकि यही छोटी छोटी कमियां हमें क्या कर देती हैं, नुकसान कर देती हैं। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा नंबर पा सकते थे, बहुत अच्छी रैंक भी पा सकते थे, लेकिन क्या कर दिया कि एक छोटी सी कमी से आपने क्या कर दिया कि जहां 100 नंबर मिलने थे वहां 50-40 पे आ गए। तो ऐसी चीजों से भी बचना है। हमें क्या करना है, बैलेंस फार्म, जो चीजें ना आती हो, कम आती हो या नहीं, उसको आप उसको जोड़ने का प्रयास कदा आप ना करिएगा। और कभी भी अगर आपको कंपैरिजन करना, तुलना करना है, तो अगर जब तक अच्छी तरह से समझ नहीं होगा तब तक तुलना मत करिएगा। कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, इससे बचिएगा। भले आप सीधा सपाट आंसर लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप 3 नंबर पा लोगे। लेकिन जहां आपने अपने क्वेश्चन को जो है बहुत ज्यादा अच्छा करने के प्रयास में आप अच्छा से और गड़बड़ कर लिए, अच्छा कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन उतनी समझ अगर हो गई है तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए। लेकिन उसकी रिलीवेंट हो, उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए कि जिससे आप जोड़ रहे हो चीजों, वो चीज रिलीवेंट हो। अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो फिर क्या हो गया, आपका सब कुछ किया कराया धरा धराया क्या हो गया, सब पानी। तो ऐसे काम क्यों करो। और फिर क्या है, मेंस का पेपर फ्री का नहीं है कि 1 नंबर चला जाएगा, है ना। और मेंस में क्या होगा, ज्यादा नंबर जाएंगे। तो इससे बचिएगा। अतुत्साह या अतुग्रता में कोई ऐसे कदम आप लोग लिखते समय, खासकर मेंस के पेपर, है ना। और ये प्री में ही भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्री में भी ये लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पढ़िएगा, क्योंकि उसके बाद में या आगे कोई ऐसा शब्द जोड़ा होता है कि जो आप उसको ध्यान नहीं देते और बाद में ये पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया। वो देखने में आसान था लेकिन आगे उसने कुछ जोड़ा इंडिकेशन दिया। बहुत सारे बच्चों को सुनते होंगे कि अरे ये तो पूछ रहा था, मैंने जानते हुए आंसर गलत है। अभी हालिया में आपका जो है का एग्जाम हो रहा है, तो लोग जो भी है जानते ही होंगे। तो अब की बार आप पेपर का पैटर्न देखिए। जी सर। आरओ के पेपर में जो कैंसिल हो गया था फरवरी में, वो क्या था, एक ट्रेलर और तस्वीर कहाँ दिखा दिया है, पीसीएस में। लेकिन अगला जो आरओ का जो आपका कैंसिल हुआ था, आरओ का एग्जाम होगा, उसमें आप पेपर देखिएगा, उसमें भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही आयोग उसमें भी करेगा। जिस हिसाब से सर लेकिन सिलेबस बढ़ा था यूपी का, उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए नहीं। देखिए यूपी से पेपर नहीं पूछा गया, खासकर उत्तर प्रदेश का पेपर है तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए होगा, क्योंकि हर स्टेट में जो है अपने प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग नहीं पूछा जाना चाहिए। देखिए आगे आयोग के पेपर में क्या करता है आयोग, तो आयोग के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये है कि हाँ पूछा जाना चाहिए कि जिससे क्या हो कि बच्चों को भी और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए, जैसे अदर स्टेट में आपसे हम लोग जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वही सुविधाएं क्या होती है आपके स्टेट में भी होनी चाहिए। चलिए आगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं मेरिट डिमेरिट, गुण और दोष, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको समग्रता में लेके चलना है, तो आपने उद्देश्य कर लिया, विशेषता कर लिया, संगठन है क्या, अब हमें ये भी तो देखना है कि इसकी कमियां क्या है, इसकी जो है अच्छाइयां क्या है, ये भी तो देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, हम नहीं कराए तो कहोगे सर ने कराया ही नहीं, सर ने बताया ही नहीं, कहेंगे आपको यही तो। ये सब समाज कल्याण मतलब मंत्रालय के अधीन ये सब पंजीकरण होगा।
इसको आप एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना उतना तो नहीं है अभी आपको, एक बार देख लीजिए आप लोग। सर अर्ध सरकारी एनजीओ भी चलाया जाता है ना। देखिए जब ये निजी संगठन है तो सहायता प्राप्त भी जो है आप उनसे कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि जब एनजीओ का मतलब ही क्या हो गया कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर सर सरकार द्वारा वित्त पोषित है, नहीं वित्त पोषित, जैसे सरकार की कोई योजना शुरू कर दी गई है तो आप राज्य सरकार से भी मदद ले सकते हो किस योजना के लिए, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, समाज के लिए और किसके लिए, जो कर रहे हो आम जन के लिए करो, अपने व्यक्तिगत हित के लिए तो आप कर नहीं रहे हो। तो जो व्यक्तिगत समाज, जब आप लोग कल्याणकारी कार्यों के लिए करोगे तो अनुदान क्या होगा, अनुदान मिल सकता है। तो वही बात की जा रही है, क्योंकि ये क्या है कि अब वैतनिक और किस किस के लिए, अभी आपको हमने लिखाया है किसके उद्देश्य के लिए है। तो उन सारी चीजों को ये ध्यान में रख करके बनाए गए हैं ना। भले ठीक है वो चीजें जो है कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं कि जो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जी सर अभी हाँ, जैसा कि आपको पेपर और उसमें जब जांच में आता है तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो ये ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि जो ऐसा नहीं कि जो है एनजीओ गड़बड़ है, एनजीओ ठीक है, लेकिन जो वो आयाम जो उनके उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार कार्य किए जाए। अगर नहीं किए जा रहे हैं तो क्या, इसका मतलब क्या, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जो दुरुपयोग किया जा रहा है तो आप देखते होंगे कि कहीं कहीं क्या हो रहा है कि उसका विरोध होता है, कुछ एनजीओ पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ जांच होती है और जांच होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब कि कहीं मान लीजिए भ्रष्टाचार मिला तो सारी योजनाओं को ही बंद कर दिया जाए, ये नहीं किया जा सकता। अब आपको उत्तर प्रदेश की जैसे भूमिका मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की भूमिका है और आपकी जो है ये भारत के विकास में एनजीओ की भूमिका है। तो इन भूमिका को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, तब उसको करते हैं। पहले आप गठन से उनका ढांचा क्या होता है, ढांचा नहीं लोग चर्चा किए ना अपने ढांचे, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गैर सरकारी संगठन ढांचा होगा तो उसके नीचे की भी कोई हायरार्की होगी। जैसे मान लीजिए सामान्य समिति है, गैर सरकारी संगठन का ढांचा है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, आम समिति होगी तो सरकारी संस्थाएं, सरकारी समितियां। तो सरकारी समितियां किससे बनेगी, या गैर सरकारी समितियां बनेगी, कार्यकारी समितियां बनेगी। तो लिख लीजिए लिखिए गैर सरकारी संगठन का ढांचा। टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए जो है अब लोग वो भी हम कराएंगे तो एक बार करेंगे, एक बार लिखाएंगे आपको, तब तक टाइम बीत जाएगा। तो उसके नीचे भी गैर सरकारी संगठन ढांचा के नीचे लिखिए तीर बना करके। ऐसे मान लीजिए ऐसे आपने यहाँ गैर सरकारी संगठन का ढांचा लिखा, फिर ऐसे तीर बनाइए, फिर नीचे लिखिए सामान्य निकाय। सामान्य निकाय क्योंकि थोड़ा हम और कराना चाहते हैं, नहीं तो भी पता चलेगा छूट जाएगा कुछ चीजें। सामान्य निकाय ब्रैकेट में आम सभा, ब्रैकेट में आम सभा, आम लोगों की मतलब सभा। आम लोगों की सभा। कार्यकारी समिति नीचे, फिर कार्यकारी समिति, निदेशक उसके नीचे, निदेशक, निदेशक, निदेशक ब्रैकेट में लिखिएगा सचिव, ब्रैकेट में सचिव। अब निदेशक में आप चाहे रोमन में 1 2 3 4 करके लिख लीजिए और चाहे 13 मार्क दिखा के लिखिए।
जैसे भी आपको जैसा आप समझ सके 1 2 करके लिखिए, चाहे 3 बनाते हैं ऐसे, जैसे हमारे निर्देशक आपने लिखा 1 2 3 ऐसे करते हुए बना लीजिए। बना लिया। अब लिखिए उसमें प्रशासकीय शाखा संस्थान, प्रशासनिक शाखा संस्थान, प्रशासनिक शाखा संस्थान, लेखा शाखा, भाई लेखा का तो आए लेखा शाखा, दूसरा है उसी में। तीसरे में लिखिएगा कार्यक्रम शाखाएं, तीसरा कार्यक्रम शाखाएं। अगला उसी में लिखिएगा, अगला बना लिया है ना। जनसंपर्क प्रकाशन या प्रचार, जनसंपर्क प्रकाशन या प्रचार, प्रकाशन जनसंपर्क प्रकाशन या प्रचार। अब कार्यक्रम शाखा के नीचे लिखिए तीर बना करके, कार्यक्रम शाखा जहां लिखा है उसके नीचे तीर बनाइए, खींच लीजिए। समन्वय, उसके नीचे समन्वय के नीचे लिखिए क्षेत्रीय शाखाएं एवं कार्यक्रम, क्षेत्रीय शाखाएं एवं कार्यकर्ता, कार्यक्रम तो हो गया, क्षेत्रीय शाखाएं एवं कार्यकर्ता, क्षेत्रीय शाखाएं एवं कार्यकर्ता। अब इसमें थोड़ा सा लिख भी लीजिए एक पैसे, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकता है कि गैर सरकारी संगठन क्या है, इसकी संरचनात्मक या ढांचागत विशेषताएं जो है उसको बना के दिखाएं। तो जैसे आपने ये लिखा ऐसा, इसको बीच में ठीक हो रहा है। अब इसके नीचे जो है आप ठीक बनाया है, सभी लोगों ने ठीक बनाया है। लिखिए गैर सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों का भी अपना, गैर सरकारी संगठनों का भी अपना औपचारिक संगठन होता है। संगठन होता है, गैर सरकारी संगठनों का अपना औपचारिक संगठन होता है। इन संगठनों के निर्माण के भी, इन संगठनों के निर्माण के भी कुछ औपचारिक नियम होते हैं, कुछ औपचारिक नियम होते हैं। नियम होते हैं। गैर सरकारी संगठनों के संचालकों के लिए, नीचे लिखेगा गैर सरकारी संगठनों के संचालकों के लिए सर्वप्रथम उनकी संस्था का नाम, सर्वप्रथम उनकी संस्था का नाम प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी संस्थाएं होंगी तो जो उनका नाम नामकरण नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चल पाएगा कि ये संस्था कौन सी है? तो नाम होना चाहिए ना, तभी तो पता चल पाएगा हाँ ये इस संगठन की ये संस्था है। आगे लिखिए, नीचे लिखिएगा इस संस्था के नाम पर ही, इस संस्था के नाम पर ही उनको अपनी संस्था का, ये नाम पर ही उनको अपनी संस्था का विधान बनाना आवश्यक है, विधान बनाना आवश्यक है। नीचे लिखिएगा इस विधान, इस विधान में संगठन के उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य के उद्देश्य
सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कार्यक्रमों तथा वित्तीय स्थिति के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, प्रस्तुत किया जाता है। उसके पश्चात इस विधान को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करा दिया जाता है। कार्यालय में पंजीकृत करा दिया जाता है। नीचे लिखिएगा, भारत में गैर सरकारी संगठनों को एक उपयुक्त अधिनियम अथवा कानून के अधीन पंजीकृत किया जाता है। अभी जो लोग चर्चा के लिए पंजीकरण कराना होता है, जिससे कि इनको एक निम्नात्मक निगमनात्मक स्तर एवं कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जा सके। अब गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण, बीच में लिखिएगा गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण। अब उसमें भी आप 4 भाग में उसको बांट दीजिए, 4 भागों में बांटिए, लाइन कीजिए, उसको 4 भाग कर दीजिए। कर लिया सभी लोगों ने? अब उसमें लिखिए पहले में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। दूसरे में पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। भारतीय न्यास अधिनियम 1882। अगला सहकारी समिति, भारतीय न्यास अधिनियम 1882। सहकारी समिति अधिनियम, अगला सहकारी समिति अधिनियम 1904। अगला भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि जैसे किसी भी स्तर का क्वेश्चन पूछे तो आपके पास पर्याप्त मैटर हो कि आप उसका आंसर लिख सको। अगर संगठनात्मक ढांचे का क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए भी तो मैटर चाहिए, तो लिखिएगा उसके नीचे। लेकिन ये सब बना दीजिएगा,
ये बना दीजिएगा, भले आप जो लिख रहे हैं उसमें 2-4 लाइन भले कम लिखिएगा। अगर ये बना देंगे जैसे आप बनाए हैं तो इससे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। भले 2-4 लाइन आपने जो लिखा है, जो मैंने लिखाया है नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश को अगर लिख ले जाए तो अत्युत्तम है, और नहीं लिख पाए तो जरूर इसको बना दीजिए। इसको बनाने का मतलब ये होगा कि आपको उस क्वेश्चन के विषय में जानकारी है। बच्चा क्या करना चाहता है कि ये इस चीजों को जो है आगे लिखना चाहता है, लेकिन समयाभाव के कारण या समय की कमी के कारण वो नहीं लिख पाया, और एग्जामिनर जो होता है ध्यान देने वाला वो क्या देखेगा, वो डायग्राम जो आपने बनाया है वो देख करके समझ जाएगा कि नहीं वो इस चीज को कहना है, तो उससे आपके नंबर पे प्रभाव बहुत कम पड़ेगा और नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए। गैर सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों की संरचना। गैर सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों की संरचना कार्यप्रणाली तथा कार्यप्रणाली सरकारी संगठनों से अलग प्रकार की होती है। सरकारी संगठनों से अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक संस्था का अपना, नीचे लिखिएगा, प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रशासनिक ढांचा, प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रशासनिक ढांचा तथा कार्यप्रणाली होती है, ये संगठन अपने पंजीकरण के समय ही जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन जब होगा तो क्या होगा, कुछ नियम होंगे, कुछ क्राइटेरिया, उनको आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक कैसे आपका एनजीओ बनेगा। या कोई चीज आप बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, कोई कंपनी बना रहे हो या कोई दुकान आप कर रहे हो तो क्या पंजीकरण आप कराते हो, कि जिससे ये ना हो कि आप गैर कानूनी रूप से कोई कार्य कर रहे हो। लिखिए आगे, पंजीकरण के समय ये संगठन अपने पंजीकरण के समय ही अपने संविधान, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, वित्तीय संसाधन, कामा लगा के लिखिएगा, वित्तीय संसाधन तथा ज्ञापन पत्र का निर्माण करते हैं, जिसे संगठन का मूल दर्शन माना जाता है, ये आपके कुछ जो है संगठनात्मक ढांचे पे था। और अब जो है हो क्या होगा, ये पेज तो हो गया होगा, ये पेज से ज्यादा हो गया होगा, गैर संगठन ढांचा जो लिखा है, हाँ, तो मतलब लड़का आपका आंसर हो गया। मान लीजिए अगर केवल वही क्वेश्चन पूछ लेगा तो भी आपके पास पर्याप्त मैटर है, कि ये नहीं रहेगा कि आपके पास मैटर नहीं। लेकिन आपको ये तैयार रहना है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप में जोड़ करके क्वेश्चन आगे पीछे पूछ सकता है।
हो सकता है उद्देश्य विशेषताएं एक साथ पूछ ले, हो सकता है आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले 200 शब्द में कि गैर संगठन क्या है, एनजीओ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी बात है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मेन पॉइंट को लेना, 2-2, 3-3 पॉइंट एक को उठाना होगा इसी में से जो लिखे हो, और उसको क्या करना है, अधिक से अधिक सेंटेंस फॉर्मेट में मत जाइएगा, कामा लगा के काम करिएगा, तो क्या हो जाएगा, शब्द संख्या आपके पास पर्याप्त हो जाएगी और आपको जितनी सारी चीजें दिखानी होगी वो आप दिखा भी देंगे। जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन में उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही शब्द को आपका एक वाक्य बन जाएगा, और जहां आपको एक शब्द में काम चलना है वहां आप 20 शब्द लिख रहे हो, तो 20 शब्द आपके कम हो गए तो आपके आंसर क्या हो गए, शब्द संख्या बढ़ेगी, और जितने सारे सेक्टर हैं आप उसको कामा लगा लगा करके क्या कर दोगे, दिखा दोगे। उसी में 1-2 डायग्राम भी आप बना करके दिखा दीजिए। डायग्राम बनाओगे तो उसमें भी ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट है तो 10 के डायग्राम, ठीक है 4-5 बना के दिखा दीजिए, लेकिन दिखा दीजिए, तो उससे ये हो जाएगा कि आपका आंसर औरों के आंसर से बेहतर है, काफी अच्छा है भाई। जब लोग सभी प्रकार की सारी चीजों को एक ही साथ समाहित करके पूछ रहे हैं तो कैसे दिखाओगे, आपको इसी रूप में लेके चलना होगा। और ये नहीं घबराइएगा नहीं कि इस टाइप का कुछ पूछ लिया, अरे हमने इतना लिखाया है इसमें तो 200 शब्द में कैसे लिखें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप लिखोगे, है ना, जिस प्रकार बता रहे हैं उसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है ना, आपकी आंसर भी पूरा हो जाएगा और वो जो चाहते हैं उनको मिल भी जाएगा। हाँ, इसकी कुछ बाधाएं हैं उसको भी डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि विकास में जो है एनजीओ की बाधा है, क्या बाधा मतलब समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, चाहे ग्रामीण विकास की बाधा पूछे चाहे सामान्य बाधा पूछे, तो मिलते जुलते ही तब तो आएंगे, मिलते जुलते ही फैक्टर आएंगे आपके। तो लिख लीजिए इसको भी 4-5 पॉइंट की जो है आप ये दिखा सकते कि हाँ ये समस्याएं ये बाधाएं उत्पन्न है। धन की कमी, धन की कमी, अगला सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर, अगला नौकरशाही या नौकरशाहों की उपेक्षा, नौकरशाहों की उपेक्षा, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी, बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो चीजें क्या है, उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा का निम्न स्तर, अगला योग्य एवं कुशल, योग्य एवं कुशल स्वयंसेवकों की कमी, योग्य एवं कुशल स्वयंसेवकों की कमी, ये आपकी कुछ सामान्य बाधा है। अब ये जो है बाधा के पॉइंट में तो आपसे सामान्य केवल बाधा संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे इस रूप में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए या उनका योगदान बताइए या उनकी बाधाएं
तो जैसे मूल्यांकन अगर पूछेगा तो मूल्यांकन में आपको क्या होगा, कमियां भी दिखानी पड़ेगी, है ना। तो मूल्यांकन में तो आप ये पूछेगा कि ये कहाँ तक अपने स्तर में अपने कार्यों को जो है पूरा करने में सफल हो पा रही है, क्या क्या बाधाएं इसके विकास में आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस प्रकार से आप अपने आंसर को दीजिए। देख लीजिए इसमें और कुछ आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, ये तो दूसरा देखा है। नहीं तो गुण और दोष को देख लेते हैं, है ना। देखिए गुण, एनजीओ के गुण, चलिए पूरा करा देते हैं। गुण दोष भले 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा। लिखिए कानूनी औपचारिकता, गुण डाला है ना एडी? हाँ, टॉपिक पूरा एक समग्रता में चल रहा है, पूरा कंप्लीट करिए। कानूनी औपचारिकता वाई से मिल गया। जो गुण दोष आपसे पूछ सकता है कि एनजीओ क्या है, एनजीओ के गुण दोष का उल्लेख करिए या एनजीओ की कमियां और विशेषताएं बताइए, दोनों पूछ सकता है, इस रूप में पूछ सकता है ना। किसी भी टाइप का पूछेगा तो आपके पास इतना रहेगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कानूनी औपचारिकता कम होने, कानूनी औपचारिकता कम होने के कारण शीघ्रता से कार्यक्रमों का संचालन हो गया। अगला पॉइंट संसाधन संपन्न लिख लीजिए। तो कुशल एवं योग्य कार्यकर्ता, अगला कुशल एवं योग्य कार्यकर्ता अगला योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।